एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। और क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो पेपर हमारा दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ है। और उस पेपर में भी जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अपना सपना जेआरएफ। अब ये ज्वाइन करना क्यों है? क्योंकि जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं वो सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। सो मेक श्योर यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं PDF को तो ये चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। सेकंड कि जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है वो सब मैंने करा रखे हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो 2020 से लगा करके 2020 शिफ्ट 1 से लगा करके अभी दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 तक सारे पेपर के मैंने इसी तरीके से मैचिंग टाइप क्वेश्चन को अलग रख करके क्लासेस की हुई हैं। सो अगर आपने क्लासेस बाकी नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पर मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां तुम जाओगे तो सारे वीडियोस तुम्हें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने आज के पेपर पर जो कि है दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 के ऑल मैचिंग टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, change in the cancer critical genes protein in different human tumors were analyzed. Gene amplification or deregulation leads to the increased expression X, while mutation, deletion और recombination lead to the inactivation. यानी X में तुम्हें वो जीन दिए हैं जो कि एम्पलीफाई जब होते हैं तब कैंसर होता है, और कॉलम Y में तुम्हें वो जीन दिए गए हैं जब इनका डिलीशन होता है या म्यूटेशन हो जाता है या ये अंडर एक्सप्रेशन होते हैं तब ट्यूमर होता है। यानी इनके ओवर एक्सप्रेशन से म्यूटेशन होता है और इनके अंडर एक्सप्रेशन से म्यूटेशन होता है। तो तुम्हें बताना है एक्स में कौन कौन से ऐसे जीन हैं जिनका यदि ओवर एक्सप्रेशन होगा तो ट्यूमर या कैंसर हो जाएगा, और वाई में कौन कौन से ऐसे जीन का कॉम्बिनेशन है जिनका अगर अंडर एक्सप्रेशन होगा, म्यूटेशन हो गया है, डिलीशन हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो ट्यूमर या कैंसर होगा। यानी कॉलम एक्स में हमें बताना है ट्यूमर कोजिंग जीन जिनको हम ओंकोजीन बोलते हैं उनके बारे में बताना है, और कॉलम वाई में तुम्हें वो जीन बताने हैं जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ अगर मैं सबकी बात करती हूँ सो तुम बी वाला ऑप्शन देखोगे, AKT, रास, मिक्सी और HER2 ये चारों ऐसे जीन हैं जो जिनका यदि ओवर एक्सप्रेशन होगा, अगर ये नॉर्मल है तो सारा नॉर्मल काम चलता रहेगा बॉडी में, जरूरी है हमारे लिए बहुत। लेकिन अगर इनका काम डीरेगुलेशन में आ जाए यानी कि उनको कोई रेगुलेट करने वाला ना हो और ये खूब सारा एक्सप्रेस कर जाएं तो ट्यूमर हो सकता है। तो ये चारों ही ऐसे जीन हैं जिनको हम ओंकोजीन बोलते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे आते हैं ओंकोजीन में, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग AKT, रास, मिक्सी, HER2 दीज आर 4 ओंकोजीन्स जिनके ओवर एक्सप्रेशन से ट्यूमर होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो P10, E-कैडरिन, APC और SMAD4 ये चारों ऐसे जीन का कॉम्बिनेशन है, ऐसे प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है जो कि ट्यूमर को होने से रोकते हैं। ठीक है, सो बी का अपना सेकंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपने कैंसर पढ़ा है तो इनके बारे में तुम्हें खूब जानकारी होगी कि ये क्या क्या काम करते हैं। नहीं अगर पढ़ा है तो कैंसर पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। सो देखो यहाँ पर जो प्रोटो ओंकोजीन्स है उनमें म्यूटेशन कॉज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स जैसे कि रास है, मिक्सी है, AKT है और हर्ट्स है। ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन कौन से हैं? म्यूटेशन कॉज ट्यूमर जैसे कि P10 है, E-कैडरिन है, APC है और SMAD4 है। सो अगर बात करें हर की, बस मैंने यहाँ थोड़ा सा बताया है इसके बारे में। हर इज अ मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज एंड ओंकोजीन दैट इज ओवर एक्सप्रेस्ड एंड जीन एम्पलीफाइड इन अबाउट 20% केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 20% केस में देखने को मिलता है कि इसी जीन के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। When activated, it provides the cell with potent proliferation
प्यूरेटिव एंड एंटी एपोप्टोसिस सिग्नल एंड इट इज द मेजर ड्राइवर ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन फॉर दिस सबसेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यानी ये क्या करता है, एपोप्टोसिस होने नहीं देगा, एपोप्टोसिस को होने नहीं देगा, रोक देगा, और जो सेल डिवीजन है उसको बहुत बहुत बढ़ा देगा। तो यही दो रीजन होते हैं कैंसर होने के, इन्हीं को ये करता है। तो ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, यानी कि एक ऑन्कोजीन है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स में दिया है हमें कल्टिवेटेड क्रॉप का नाम दिया है, और कॉलम वाई में दिया है कि वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो ये तो अगेन एक डेटाबेस क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना होगा, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जो कॉफी है वो ओरिजिन हुआ है अफ्रीका में, जो बनाना है वो एशिया में, और जो रबर और पाइनएप्पल है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, सो कॉफी को हम मिक्स कर लेंगे, मैच कर लेंगे अफ्रीका से, बनाना को एशिया से, पाइनएप्पल और रबर को हम करेंगे साउथ अमेरिका से। मेक श्योर इन चीजों को तुम याद रखो, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो कॉफी यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड, और ए का सेकंड है और बी का थर्ड है, यानी आंसर विल बी सेकंड। चलिए आगे, कॉलम एक्स में हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं और कॉलम वाई में उनके बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आया है इकोलॉजी से। पहले बात करते हैं अबाउट द नीश पैकिंग। नीश पैकिंग का मतलब क्या होता है कि मानो ये कोई एरिया है, जितना भी एरिया है उस सबको पैक कर दिया गया, यानी हर जगह पर आकर के स्पीसीज रहना स्टार्ट कर गई हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं नीश पैकिंग। जितना भी एरिया अवेलेबल है, मानो ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ थोड़ा एरिया अवेलेबल है तो यहाँ पर भी आकर के स्पीसीज रहना स्टार्ट कर देंगी। दिस इज कॉल्ड नीश पैकिंग। देखो यहाँ पर टेंडेंसी फॉर को एग्जिस्टिंग स्पीसीज टू फिल द अवेलेबल स्पेस अलोंग द इम्पोर्टेंट नीश डायमेंशन। यानी कि जितनी भी स्पीसीज यहाँ आकर के रह रही हैं वो सारी को एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि वो आपस में अगर रख दिया जाए ना तो वो फाइट नहीं करेंगी। अब अगर वो फाइट नहीं करेंगी तो ऐसा है कि इनको साथ में रख देते हैं ताकि जो भी एरिया बचा हुआ है वो भी फुलफिल हो जाए और इनकी लड़ाई भी नहीं बजेगी। सो जितनी भी स्पीसीज जो को एग्जिस्ट कर सकती हैं उन्होंने सारा एरिया आकर के फुलफिल कर दिया है, इसी को बोलते हैं नीश पैकिंग। और यहाँ पर जो दिया है कि नीश का डायमेंशन इनका प्रेजेंट है, यानी कि इन लोगों का फिक्स है सारा, कि ठीक है हम रह तो रहे हैं साथ में लेकिन हमारे रिसोर्सेज अलग अलग हैं, वो किसी ना किसी बिहार पर डिफरेंट होंगे। क्योंकि देखो अगर सेम हो गए तो फिर तो फाइटिंग होगी। मानो ये दो स्पीसीज आकर के रह रही हैं और दोनों ही अगर आकर के फ्रूट पर फीड करना स्टार्ट कर दें तो इनके बीच में फाइटिंग हो जाएगी और यहाँ से किसी एक को जाना पड़ेगा। मानो ये चला गया तो ये एरिया फिर से खाली हो जाएगा, तो वो नीश पैकिंग नहीं होगी। तो जो भी स्पीसीज यहाँ आकर के रह रही हैं उनका नीश का डायमेंशन फिक्स होना चाहिए कि क्या चीज उन दोनों को अलग बना रही है, तभी जाकर के वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बी का अपना थर्ड हो जाएगा। अब देखिए कम्युनिटी क्या होती है, कई सारी पॉपुलेशन जब साथ में मिला देते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। अगेन यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास ये एरिया है, कोई स्पीसीज है इसका नीश ये है, कोई दूसरी स्पीसीज का नीश ये है, सबको हमने एक साथ में रख दिया है, उसे बोलते हैं कम्युनिटी नीश। यानी कंपोजिशन ऑफ नीश ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीसीज नीश दैट को अकर एट द सेम साइट। ये एक साइट है, यहाँ पर जहाँ भी अलग अलग मिल रहे हैं सबको हमने कंपोज कर दिया, सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी नीश बोलते हैं। सो सी का हो जाएगा फोर्थ। एल्टोनियन नीश क्या है, देखो एल्टोनियन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था। सो अगेन यहाँ पर जो एल्टोनियन नीश है ये भी क्या बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफिक लेवल और बायोटिक इंटरेक्शन, यानी वो अपने आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर ही उनका जो नीश है वो डिफाइन होता है। सो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सप्लेन किया गया बाय ट्रॉफिक लेवल एंड बायोटिक इंटरेक्शन इन द एल्टोनियन नीश कॉन्सेप्ट। सो अपना डी का हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए नीश कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होती है। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब होता है कि साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर टेंडेंसी फॉर को एग्जिस्टिंग स्पीसीज विच ऑक्यूपाई अ सिमिलर पोजिशन अलोंग एट लीस्ट वन नीश डायमेंशन। तो यहाँ पर भी अगेन को एग्जिस्टिंग स्पीसीज रहेंगी साथ में, लेकिन अगेन वहां पर कम से कम
एक नीश डायमेंशन तो होना ही चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पर तो दोनों में डिफरेंस होना ही चाहिए। आइदर वो उनकी पोजीशन को लेकर के हो सकता है, जिस पर वो फीड कर रहे हैं उनको लेकर के हो सकता है, जिससे वो मेट कर रहे हैं उनको लेकर के हो सकता है, यानी एटलीस्ट वन नीश का डायमेंशन अगर है तो उसको बोलते हैं नीश कॉम्प्लीमेंटरिटी। ओके जी, सो ए का सेकंड हो जाएगा और बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। कॉलम एक्स और वाई में हमें कुछ बातें बताई गई हैं। कॉलम एक्स के अंदर दिया है गैमेटोजेनेसिस एंड, अच्छा ठीक है, कॉलम एक्स और वाई में लिस्ट प्रोवाइड की है अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तुम्हें दोनों को मैच करके बताना है कौन सी बात सही है। सो देखो, सबसे पहले बात आती है प्रोटामाइंस की। प्रोटामाइंस क्या होते हैं? एक तरीके से हिस्टोन प्रोटीन की तरह काम करते हैं, बट ये स्पर्म के अंदर होते हैं। स्पर्म का मानो ये हेड वाला पार्ट है और इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए को आकर के पूरा हेटेरोक्रोमेटिन बना देना है, यानी कि पूरा कंडेंस कर देना है। तुम्हें पता है कि हिस्टोन प्रोटीन आकर के काम करते हैं, लेकिन स्पर्म के केस में आकर के डीएनए को जो और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है वो होते हैं प्रोटामाइंस। सो प्रोटामाइंस कहाँ मिलेंगे? मेल के प्रोन्यूक्लियाई में मिलेंगे। ठीक है, देखो, the protamines are a diverse family of small arginine rich proteins that are synthesized in the late stage spermatids of many animals and plants and bind to DNA, condensing the spermatid genome into a genetically inactive state। ठीक है जी। सोडियम चैनल्स क्या करते हैं? जैसे ही मानो ये एग है और एग की मेम्ब्रेन को किसी स्पर्म ने टच कर दिया है, इसके बाद यहां पर हो जाता है ब्लॉकेज, ताकि दूसरे स्पर्म आकर के एंट्री ना कर ले। तो यहां इसको बोलते हैं प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म ना आ जाए। तो यहां जैसे ये टच होता है सो ये मेम्ब्रेन हो जाती है डीपोलराइज। डीपोलराइज कैसे हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, मेम्ब्रेन को आकर के डीपोलराइज कर देते हैं, जिससे कि बाकी स्पर्म एंट्री ना कर सके। सो सोडियम जो चैनल है उनका किससे रिलेशन है? ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी से। ठीक है। डिक्टेट रेस्टिंग स्टेज क्या होती है? ये है रिलेटेड टू द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन यानी LH। होता क्या है, हमें पता है कि जो एग है वो फॉर्म तो नहीं, एग नहीं मतलब एग की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है फीटस में ही। फॉर्मेशन, एग बना नहीं है, बस इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है जब कोई फीमेल, कोई गर्ल अपने फीटस फॉर्म में होती है तभी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर उसको अरेस्ट कर दिया जाता है जब वो प्राइमरी oocyte की फॉर्म में होती है, तब उसको अरेस्ट कर दिया जाता है डिप्लोटीन पर। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, डिप्लोटीन पर। ठीक है, तो इस स्टेज को बोला जाता है डिक्टेटेड रेस्टिंग स्टेज, यानी कि इस स्टेज में वो काफी टाइम तक रेस्ट करेगा, तो उसको डिक्टेटिंग रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। और ये रेस्टिंग स्टेज कब ब्रेक होती है? जब आता है LH आता है, FSH आता है, वो आकर के स्टिमुलेट करते हैं, तब जाकर के प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, एग बनता है। ठीक है, सो ये जो स्टेज है अपनी, ये रिलेटेड है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से। और जो एपीब्लास्ट होता है, पोस्टीरियर एपीब्लास्ट होता है, वहां पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाकर के अकॉर्डिंग टू द जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके बिहाफ पर वो मेल और फीमेल में कन्वर्ट होते हैं। सो ए का सेकंड, बी का 1, ए का सेकंड, बी का 1 और सी का 4th एंड डी का 3rd, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डन एवरीवन। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स में हमें दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, उसके इनहिबिटर का नाम दिया गया है। और कॉलम वाई में दिया है कि ये इनहिबिटर कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा, जो रोटेनॉन होता है, कुछ नेम ऐसे हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि रोटेनॉन है, जैसे कि मेलोनेट है, जैसे कि एंटीमाइसिन है, साइनाइड है और CO है। ठीक है, ओलिगोमाइसिन है। ये तुम्हें जरूर से याद करने हैं, हालांकि सारे ही याद करने हैं। सो ये जो रोटेनॉन होता है ये कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NADPH वाला होता है। ठीक है, जो एंटीमाइसिन है ये कॉम्प्लेक्स 3rd को इनहिबिट करता है, जो साइनाइड है वो कॉम्प्लेक्स 4th को इनहिबिट करता है, ओलिगोमाइसिन
जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है जी, तो देखो रोटेनॉन किसे इनहिबिट करेगा, NADPH को एंजाइम को इनहिबिट करेगा, यानी बी का हो जाएगा 1, और बी का 1 केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ओलिगोमाइसिन अभी हम देख के आए हैं, जो ATP सिंथेज वाला पार्ट है उसको इनहिबिट करता है ओलिगोमाइसिन। ठीक है, सो ए का हो जाएगा अपना सेकंड। देखो ATP सिंथेज को ही हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी बोलते हैं, ओलिगोमाइसिन इसको इनहिबिट करता है। सो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का 1। ठीक है, इसके बाद देखिए जो कार्बोक्सिन है ये इनहिबिट करता है, कार्बोक्सिन इनहिबिट करता है सक्सिनेट को एंजाइम वाले को, और जो साइनाइड है वो इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। ठीक है जी, सो ए का सेकंड, बी का 1, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, आंसर विल बी सेकंड। सो ये टेबल मेक श्योर आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। आगे देखिए, कॉलम एक्स में आपको मिलेट का नाम दिया है, कॉमन नेम दिया है, और कॉलम वाई में उसी का ही साइंटिफिक नेम दिया है। मैच करना है कौन सी बात सही है। सो जो ज्वार होता है जिसको ग्रेट मिलेट बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकोलर, मुझे बस इतना ही याद है। बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ हमें 2 में दिया है, इससे यानी कि मैं 2 ऑप्शन को कट कर सकती हूँ। आगे देखिए, ओके, जो रागी होते हैं उनका नाम है एल्यूसाइन कोरा कहना, ज्वार का नाम है सोरगम बाइकोलर, कोडो मिलेट का नाम है पेस्पेलम, और बाजरा का नाम है पेनिसिटम। ठीक है जी, बाजरा पेनिसिटम। कोडो मिलेट क्या है, पेस्पेलम, और रागी क्या है, एल्यूसाइन कोर कहना, यानी अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। तो बिल्कुल अगेन डेटाबेस क्वेश्चन है, तुम अगर याद हो सकता है तो जरूर से याद करना, हो सकता है यहीं से किसी एक को उठा करके नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया जाए। सो आंसर विल बी सेकंड। अब इनको अगर एक बार देख लिया जाए तो याद रह जाएंगी चीजें। जो रागी है वो कुछ ऐसा होता है, जो कोडो मिलेट है वो कुछ ऐसा होता है, जो बाजरा मिलेट है वो कुछ ऐसा होता है, और जो ज्वार मिलेट है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। कॉलम एक्स में कुछ टर्म्स दी गई हैं, कॉलम वाई में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो देखिए, एली इफेक्ट क्या होता है। एली इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है ऐसे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की जो फिटनेस है वो भी बढ़ती है। सो एली इफेक्ट अ सिचुएशन इन विच द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज विद इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है ऐसे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की जो फिटनेस है वो भी इंक्रीज होती है। दिस इज कॉल्ड एली इफेक्ट। बेटमैन्स हाइपोथेसिस ये कहता है कि फीमेल और मेल के केस में जो सेक्सुअल सक्सेस है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। मेल के केस में वो डिपेंड करती है कि मेल जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल से मेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा सेक्सुअली फिट होगा, और फीमेल के केस में कहा है कि फीमेल जितने ज़्यादा एग फॉर्म करेगी और वो एग जितने सर्वाइव कर पाएंगे यानी कि फीमेल की जो सेक्सुअल सक्सेस है वो उतनी ही ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली लिमिटेड बाय द नंबर एंड सक्सेस ऑफ एग दैट शी कैन प्रोड्यूस, वाइल मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ मेटिंग ही हैज। ये किसने बताया था? बेटमैन्स अफेक्ट हाइपोथेसिस ने बताया था। चैलेंज हाइपोथेसिस क्या कहता है कि मानो ये कोई दो मेल हैं और ये कोई फीमेल है, दोनों ही मेल फीमेल से मेट करना चाहते हैं, लेकिन फीमेल किसी एक को ही चूज करेगी। किस बिहाफ पर कर रही है? एग्रेसिवनेस पर। कौन सा ज्यादा एग्रेसिव है? जितने ज्यादा एग्रेसिव होंगे वो उतने ही ज्यादा लोगों को डरा पाएंगे, आसपास जो रह रहे हैं उनको डरा पाएंगे। सो फीमेल भी ये चाहती है कि मेरा जो प्रोजेनी हो उसमें भी एग्रेसिवनेस ज्यादा आए। तो ये कहती है कि जो भी मेल ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाएगा उसी से ही मैं मेट करूंगी। सो इन दोनों के बीच में फिर कंपटीशन होता है, चैलेंज होता है कि कौन ज्यादा एग्रेसिव है। जब चैलेंज होता है तो इसको बोलते हैं मेल मेल इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन की वजह से इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है डेवलप होता है, और जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन डेवलप होता है उतना ही ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं, और जितना ज़्यादा वो एग्रेसिव होंगे उसी से फीमेल अट्रैक्ट होगी। इसे बोलते हैं चैलेंज हाइपोथेसिस, यानी कि मेल मेल इंटरेक्शन जो इंक्रीज करता है प्लाज्मा के अंदर टेस्टोस्टेरोन को, जिससे वो और ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हैमिल्टन जुक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि पैरासाइट और पैथोजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि जब फीमेल
ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी से भी मेट कर रही है, वो चूज कर रही है कि मुझे किससे मेट करना चाहिए, उसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। सो समटाइम पैरासाइट्स और पैथोजन भी सेक्सुअल सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। कब करेंगे? यदि कोई दूसरा कैरेक्टर डेवलप करना काफी कॉस्टली है और कंडीशन डिपेंडेंट है, तो वहां उस केस में पैरासाइट और पैथोजन रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में। ठीक है, जैसे बात करते हैं, मानो कोई ऑर्गेनिज्म है और उसको कोई कैरेक्टर डेवलप करने में काफी कॉस्ट आ रही है और ये फीमेल है। अब हुआ क्या कि ये जो मेल है, अगर ये कोई कैरेक्टर बनाता है तो काफी कॉस्ट आती है, तो ये मेल इस कैरेक्टर को नहीं बनाएगा और फीमेल इसी कैरेक्टर से अट्रैक्ट होती है। अब इसके पास ये कैरेक्टर तो है नहीं, तो फीमेल भी अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन देखा गया है कि फीमेल फिर भी इन मेल से मेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इन मेल के पास पैरासाइट और पैथोजन से फाइट करने के लिए जीन प्रेजेंट है। तो फीमेल चाहती है कि मेरा भी जो प्रोजनी हो उसमें भी इन पैरासाइट और इन पैथोजन से फाइट करने के जीन आ जाएं, तो वो उस मेल से मेट कर लेती है। ये किसने कहा था? हैमिल्टन जुक हाइपोथेसिस ने कहा था। सो एल इफेक्ट यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 2 यानी कि फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स में तुम्हें दिया है हार्मोन का नाम, कॉलम वाई में दिया है कि वो किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो देखो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाते हैं। यानी अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, सो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको आकर के ब्रेक करवा देते हैं ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन। इसके बाद वैसोप्रेसिन क्या होते हैं? इनको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एडीएच। सो वैसोप्रेसिन क्या कराते हैं? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। यानी अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो उस पानी को रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है किडनी से। ठीक है, ये काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन करता है, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद जो एलएच हार्मोन है, इसका रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन को लेकर के। एग्जैक्टली एलएच क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन में मदद करता है। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? बोन का रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि बोन पर अगर मानो ये कोई भी बोन है और इस पर कैल्शियम की कमी हो गई है, सो ब्लड में जो कैल्शियम है उसको रीअब्जॉर्ब करके वो यहाँ बोन पर लगवा देता है, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, सो ए का और सी का हो जाएगा, ए और सी का हो जाएगा फोर्थ, ए और सी फोर्थ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का सी का फोर्थ है और बी का है थर्ड, सो आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। डन एवरीवन। क्या मैंने पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन सही बताया है? बताओ मुझे। दो हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन बनता है थायराइड ग्लैंड से और ये बनता है पैराथायराइड ग्लैंड से। दोनों का फंक्शन बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है। एक कैल्शियम को बोन से यहां लेके जाता है और एक यहां से यहां लेके जाता है। तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहां बोन पर कौन लेके आता है और ब्लड में कौन लेके आता है। ठीक है जी, आंसर बाकी इसका सेकंड है। नेक्स्ट कॉलम एक्स में दिया है एक एनिमल वायरसेस का नाम और कॉलम वाई में दिए हैं कि वो कैसे एंटर करते हैं। सेल पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से रिसेप्टर की हेल्प से वो अंदर एंटर करते हैं। सो देखो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है ये इंटरेक्ट करता है विद द अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, a large plasma protein that is a major carrier of cytokinins and growth factors and it is involved in the immune response। सेल के अंदर ये जो अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि साइटोकाइनिन को कैरी करता है, ग्रोथ फैक्टर्स को, और साथ में इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ये वायरस जो है HAV, ये वायरस आकर के इसी पर अटैक करके यहीं से एंट्री करता है। ठीक है, इसके बाद जो रोटा वायरस है रिकॉग्नाइज करता है एंड बाइंड टू होस्ट सेल्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन विद एसाइलेटेड साइलिक
सियालिक एसिड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल की सरफेस पर जो सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर रिकॉग्नाइज करके उनसे बाइंड करके वो अंदर एंटर करता है रोटावायरस। इसके बाद जो पोलियो वायरस होता है वो इंटरेक्ट करता है विद द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से, ये करता है और फिर अंदर एंट्री करता है। जो रेबीज वायरस है वो बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, सो देखिए जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये इंटरेक्ट करता है विद अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, रोटा वायरस बाइंड करता है एसाइलेटेड सियालिक एसिड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन पर। जो पोलियो वायरस है ये बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो कि न्यूरॉन्स पर होते हैं। रेबीज वायरस बाइंड करता है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली पर। रेबीज गलत गलत गलत। हेपेटाइटिस बी वायरस थर्ड, रोटा वायरस फोर्थ। जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस सुपर फैमिली से, पोलियो वायरस सुपर फैमिली से और रोटा वायरस सेकेंड से। सो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1 एंड डी सेकेंड विल बी द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कॉलम एक्स के अंदर दिया है एक्सेसरी प्रोटीन, कॉलम वाई के अंदर दिए हैं उनके फंक्शन। और ये कौन से प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बाइंड करने वाले ये प्रोटीन के नाम दिए हैं और फिर पूछा है इनका फंक्शन क्या है। सो देखो कैटानिन, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, ये कट कर देता है। कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मानो बना हुआ है ऐसे, ये इसको कट कर देगा, यानी कि उसको सीवियर कर देगा, छोटा कर देगा। सो अगर किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स को सीवियर करवाना है, स्मॉल करवाना है, तो कैटानिन की हेल्प ली जाती है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रांचिंग करवानी है, उसको फैलाना है, तो ऑग्मिन की हेल्प ली जाती है। ठीक है, ये हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल की ब्रांचिंग में। इसके बाद जो गामा TURC है ये बाइंड करता है माइनस एंड पर, यानी कि इसके पास न्यूक्लिएट असेंबली एंड रिमेन एसोसिएट विद द माइनस एंड। माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड से चीजें हटती हैं, पॉजिटिव एंड पर चीजें बाइंड होती हैं। सो ये जो TURC है ये बाइंड करता है नेगेटिव एंड पर, और जो XMAP 215 है ये बाइंड करता है पॉजिटिव एंड पर, टिप पर एंड बाइंड करता है। देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो पॉजिटिव एंड है जहां पर चीजें बाइंड होती हैं, ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड पर आकर के एसोसिएट हो जाता है TURC। जबकि जो 215 किलो डाल्टन का प्रोटीन है जिसको बोला जाता है जीनोपस माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली प्रोटीन XMAP इज अ प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन विच बाइंड टू द वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से ग्रो कर रही है तो इसका टिप है, ग्रोइंग टिप है, यहां पर आकर के बाइंड करता है जीनोपस माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली प्रोटीन। ठीक है जी, तो याद रहेंगी TURC नेगेटिव एंड, XMAP पॉजिटिव एंड, कैटेनिन सीवियर कर देगा, ऑग्मिन ब्रांचिंग में हेल्प करेगा। यानी A का थर्ड है और B का है 1, A का थर्ड है, B का है 1, C का है फोर्थ और D का है सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर द टेबल बिलो रिप्रेजेंट द प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस जीन एंड द प्रोटीन टाइप एंड रेस स्पेसिफिक नेचर। डिजीज रेजिस्टेंस जीन का नाम दिया है, EDR1 है, MLO है, XA5 है और XA13 है। यहाँ प्रोटीन का टाइप दिया गया है और यहाँ इनका रेस स्पेसिफिक नेचर दिया गया है। ठीक है, सो देखो EDR1 क्या होता है, ये जो EDR1 है ये है इन्हांस डिजीज रेजिस्टेंस। EDR1 ये एक राफ लाइक MAPK काइनेज जिसको हम MAPK लिखते हैं। ठीक है, जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करता है प्लांट डिफेंस को इन अराबिडोप्सिस में, और ये एक नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। इसके बाद बात करें MLO की, जिसको हम मिल्ड्यू रेजिस्टेंस लोकस बोलते हैं। ये ऐसा प्रोटीन है जिसके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं और MLO म्यूटेंट कंफर्म करता है रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड ये अगेन एक नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। XA5 जीन ये राइस में मिलता है और गामा सब यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A होता है।
जैसे देखो मैच कर लेते हैं, EDR1 ये एक ग्राफ लाइक मैप काइनेज है और जो कि स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद MLO क्या है, ये एक प्लांट स्पेसिफिक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकेज प्रोटीन है, अगेन ये भी नॉन स्पेसिफिक है। XA5 क्या है, XA5 एक सब यूनिट ऑफ द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, और ये स्पेसिफिक है, नहीं लिखा है, ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, A B और सेकंड, A B सेकंड, B D सेकंड, C A 1 और D यानी XA13 क्या है, ये एक मेंबर ऑफ द नोडुलिन जीन फैमिली ऑफ स्वीट प्रोटीन है और अगेन ये भी स्पेसिफिक होता है। सो आंसर अपना यहाँ सेकंड हो जाएगा। ये सारी बातें याद करने की हैं तो इनको आप जरूर से याद कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ टेबल लिस्टेड सिलेक्टेड एक्सटेंट मोलस्का, कॉलम X में दिया है, एंड रेंज ऑफ आई कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि फाउंड इन दैम, मतलब यहाँ तुम्हें ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया गया है और यहाँ बताया है कि उनके अंदर जो आईज हैं वो कैसे मिलती हैं, ठीक है। सो अगर बात करें नोटिलस की, नोटिलस के अंदर एक सिंपल पिन होल आई मिलती है, ठीक है। नोटिलस की क्या मिलती है, एक सिंपल पिन होल आईज मिलती हैं। सी का अपना 5th हो जाएगा और सी का 5th हमें 2 में दिया है तो उसको हम कट कर सकते हैं। आगे देखो, जो लिम्पेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ एक्वेटिक स्नेल्स हैं जिनके पास कॉनिकल शेल होती है, शेल शेप एंड अ स्ट्रॉन्ग मोलस्कर मस्कुलर फुट होता है, देख सकते हो तो मस्कुलर फुट है और ऊपर से इनका एक हार्ड शेल होता है। लिम्पेट्स हैव अबाउट द सिंपलेस्ट इमेजिनेबल आई, just an eye spot consisting of a few pigmented cells with nerve fibers attached to them, यानी इनके पास as such परफेक्ट आई नहीं होती है, बस थोड़े से पिगमेंटेड सेल होते हैं और वो सेल कनेक्ट होते हैं नर्व फाइबर से। किसके अंदर है, लिम्पेट्स के अंदर है। सो लिम्पेट के अंदर क्या होता है, पैच ऑफ पिगमेंटेड सेल्स होता है, यानी ए का हो जाएगा अपना 4th, तो अपना सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, ये है स्क्विड, कॉम्प्लेक्स कैमरा लेंस टाइप आईज होती है इनकी, तो देख सकते हो ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स कैमरा लेंस टाइप आई होती है। इसके बाद लास्ट जो न्यूटिलस है उनके पास पिन होल आई होती है। इसके बाद बात करें मैराइन स्नेल की तो इनके पास इस तरीके की आईज होती हैं। चलो देखते हैं, मैच करते हैं। जो नोटिलस है उसके पास सिंपल पिन होल आई है, ठीक है। जो लिम्पेट्स हैं उनके पास पैच ऑफ पिगमेंटेड सेल्स है, बिल्कुल सही है। और जो स्क्विड होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स कैमरा लेंस टाइप आई होती है और जो मैरीन स्नेल होते हैं उनके पास आई विद प्रिमिटिव लेंस होता है। सो ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 5th है और डी का 1 है। आंसर विल बी सेकंड। मुझे भी ये चीज़ें याद नहीं हैं, मैंने गूगल से उठा करके लगाया है। तुम अगर याद कर सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। सो जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन आए हैं दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं मैचिंग टाइप वाले। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर से पूछना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।